रीबा ने बताया हमें कि एसिटाइलेशन जो है वो ओपन करती है क्रोमैटिन स्ट्रक्चर को, ठीक है। यस तो वो मैम। क्या मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे ओपन करती है? मैम एसिटाइलेशन जब स्टोन की टेल्स एसिटाइल होती हैं तो उससे मॉडिफिकेशन होती है, जो स्टोन और डीएनए की इंटरेक्शन है वो उसको वीक करती हैं, और जितना भी जीन एक्सप्रेशन के लिए जो भी ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो मशीनरी चाहिए होती है या ट्रांसलेशन के लिए, तो वो आपकी डीएनए के साथ इजीली बाइंड कर सकती है। अच्छा, तो आप बताएंगी और कौन सी मॉडिफिकेशन है? फॉर एग्जांपल मिथाइलेशन का क्या इफेक्ट हो सकता है? मैम मिथाइलेशन से ये हो सकता है कि वो एक्सप्रेशन हो भी सकता है, उसका डुअल इफेक्ट है कि वो एक्सप्रेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हाँ, और अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो मिथाइलेशन जो है वो आमतौर पे क्या जीन साइलेंसिंग कर सकती है? यस मैम, हो सकती है जी साइलेंसिंग। अच्छा, कौन से पार्ट्स हैं हिस्टोन प्रोटीन्स के जिन पे जो है ना ये होती है मॉडिफिकेशन होती है ज्यादा एक्सटेंसिव? कौन से रीजन्स हैं हिस्टोन के? स्टोन टेल्स पे। हम्म। तो वैसे आपके ख्याल में क्या रीजन है व्हाई हिस्टोन टेल्स आर मोर प्रोन टुवर्ड्स दीज मॉडिफिकेशंस एंड नॉट द अदर रीजन? मैम बाकी जो रीजन है वो क्लोजली बाउंड हुआ होता है, मतलब बाउंड हुआ होता है डीएनए के साथ, और जो टेल्स है वो स्लाइटली ओपन होती हैं या। हाँ ठीक है, आप ठीक कह रही हैं। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस, ठीक है, वो एक्सपोज भी होती हैं। और ओवरऑल जो फिर जो इंटरेक्टिंग है जो मॉलिक्यूल्स जिन्होंने जो प्रोटीन्स जिन्होंने रिकग्नाइज करनी है मॉडिफिकेशंस, तो वो भी जाहिर है कि अगर कोर जो टेल्स पे होंगी उस रीजन पे होंगी जो एक्सपोज्ड है, तो वो इजी होगा उनके लिए। चलो ठीक है, थैंक यू मुनीरा। नायाब अयाज, कैन यू हियर मी? नायाब अयाज? Yes, ma'am. जी नायाब, Yes, ma'am. हमने what are other types of histone tail modifications apart from acetylation and methylation? हाँ, मैम हमने पढ़ी थी और यूबिक्यूटिनेशन, Hmm. बायोटाइनिलेशन और फॉस्फोराइलेशन वगैरह। Mm-hmm. So what do you think how this phosphorylation can affect chromatin structure or interaction of histone with DNA? मैम फॉस्फोरिलेशन का हमने पढ़ा था कि वो या तो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन कहलाती है या एपोप्टोसिस वगैरह। अच्छा, ubiquitination क्या कर सकती है? What do you think? एंड यूबिक्यूटिनेशन तो प्रोटीन को वो मार्क करती है और डिग्रेडेशन वगैरह में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये कैसे हेल्प कैसे कर सकती है? इधर जीन एक्सप्रेशन के हवाले से कैसे हम इसको देख सकते हैं? मैम यूबिक्यूटिनेशन को हम्म। मैम जीन की या तो ये वो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन में भी हेल्प कर सकती है, अप रेगुलेट भी कर सकती है जीन को, डाउन रेगुलेट भी कर सकती है। कैसे कर सकती है, मैं पूछ रही हूँ ना। अब मतलब लेट्स सपोज कोई रीजन है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन्स थी और उनकी यूबिक्विटिनेशन हो गई, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आपको लगता है उस जगह पे, उस न्यूक्लियोसोमल रीजन पे क्या होगा? अम, अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू। कासिम अली, कासिम, जी जी मैम। क्या हाल है आपके? ठीक है ठीक ठाक। जी। कासिम, ये जो सवाल मैंने किया है नायाब से, अगर इसका जवाब दें आप मुझे। मैडम हिस्टोन की जो दूसरे तरीके से जीन एक्सप्रेशन का हो सकता है वो उसकी फोल्डिंग होता है, ये ज़्यादा कम्पैक्टली फॉर्म हो गया कि उसकी फॉस्फोरिलेशन नहीं होगी। फॉस्फोरिलेशन होगी तो वो रीजन अनलॉक हुआ होता है, वो लूजली पैक्ड हो जाती हैं, इसी वजह से वो रीजन एक्सप्रेस हो जाता है। नहीं, मैं यूबिक्विटिनेशन की बात कर रही हूँ। अगर एक आपके पास रीजन है ना जिसमें हिस्टोन टेल्स की यूबिक्विटिनेशन हो गई है, ठीक है, तो उससे अब क्या होगा उस रीजन पे, उस एरिया में क्या होगा? मैम उस एरिया में जीन एक्सप्रेशन नहीं हो सकेगा ना। कैसे? मैडम वो साइट्स इस तरह से ब्लॉक होती है ना कि वो उसकी अ, जो उसकी जो नहीं एरिया देखें, होता है। पहले पहले कासिम ये बताएं ना कि जब हिस्टोन टेल की यूबिक्विटिनेशन हो जाएगी, यूबिक्विटिन प्रोटीन उस पर अटैच हो जाएगी, तो उसके बाद हिस्टोन्स को क्या होना चाहिए? हिस्टोन प्रोटीन का फेट क्या होना चाहिए?
मैडम फेट से क्या मतलब है आपका? मतलब क्या होगा हिस्टोन प्रोटीन्स को, यूबिक्विटिन प्रोटीन जो है जब वो अटैच होती है किसी भी दूसरी प्रोटीन के साथ वो तो उसको डिग्रेड क्या कर वो उसको डिग्रेड कर देगा ना, वो तो यूबिक्विटिन तो डिग्रेड कर देगी हाँ हिस्टोन को। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पर्टिकुलर रीजन पे न्यूक्लियोसोम की हम बात करें ना उसके अगर हिस्टोन्स जो हैं वो यूबिक्विटिनेशन हो जाती है तो हिस्टोन प्रोटीन्स हट जाएंगी, वहां से रिमूव हो जाएंगी ना। जी जी। तो उसके बाद क्या होगा, डीएनए एक्सपोज हो उसके जाएगा बाद क्योंकि हाँ डीएनए एक्सप्रेशन हो हाँ जाएगा उस एरिया का। ठीक है ना, तो फिर डीएनए का एक्सप्रेशन हो सकता है ना, जीन ट्रांसक्राइब तो हो सकते हैं, क्या ख्याल जी हो सकते हैं, इस तरह से हो है ना। सकते हैं। अच्छा, आपने ये लेक्चर रिपीट किया, पढ़ा था? मैडम उसी दिन बस ओवरव्यू दिया था इसका, उसके बाद में हुआ। समझ आई थी? कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो? नहीं, ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं है जो अभी तक कोई इसमें कंफ्यूजन हो। आप पिछली क्लास में थे जी जी मैम। और उससे भी सारी क्लासेस अटेंड करते जी रहे? सारी क्लासेस में थे मैं। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू कासिम। पेपर पढ़ा था? कौन सा पेपर मैम, जो फर्स्ट आपने शेयर किया था? जी जी, वो तो पढ़ा था। कंप्लीट हो गया था पेपर, समझ आई हुई है उसमें? उसमें से तो सारा वो कहता, वो तो कवर भी कर लिया था सारा। तो वो ये उसी में से आपको है, इसमें क्वेश्चन किए थे ये उसके बाद भी कुछ शेयर किया है? नहीं वही था। बस वो वाला हो गया था मैंने। चलो ठीक है, थैंक यू कासिम। ठीक है। सफिया सहर, सफिया सहर आपको यस मेरी मैम। आवाज आ रही है? जी सफिया, आप ठीक हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सफिया, हमने हिस्टोन टेल्स की जो मॉडिफिकेशंस पढ़ी थी, कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो कि दे आर मोस्ट लाइकली टू गेट मॉडिफाइड? मैम इसमें जो टेल्स पे थी वो एसिटाइलेशन हो रही थी, बीच में जो थी वो एसिटाइलेशन होती है और टेल्स पे जो थी वो मिथाइलेशन होती है। और मिथाइलेशन पे ट्रांसक्रिप्शन को वो रेगुलेट कर रहा था और एसिटाइलेशन पे भी जो है वो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन ही है। नहीं नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझी सफिया। आई एम आस्किंग जी which जी amino acids are more likely to get modified in the tails? मैम इसमें वो के लाइसिन था जो कि एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन की एग्जांपल में ही हमने स्टडी किया था, और आर्जिनिन। ठीक है, और लाइसिन, इसके आर्जिनिन, अलावा सिरीन सेरीन, सिरीन सेरीन, हाँ सिरीन जी। सेरीन था। जी ठीक है, आपने पेपर पढ़ा था, सारा सही समझ आ गया था? जी जी मैम, पढ़ा था। ठीक है, और आपको रीडर्स राइटर्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी, जो उसमें हमने इसकी लास्ट स्टॉप किया जो था जहाँ? जी लास्ट लेक्चर में जी मैम। अच्छा ठीक हो गया, चलिए ठीक है सफिया, थैंक यू। Okay जी, so let's start our topic, right? We were discussing actually. जी जी बोलें, कौन है? अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम काइंडली एक दफ़ा रीडर राइटर्स का एक दफ़ा दोबारा से बता सकती हैं, थोड़ा सा समरी, थोड़ा सा आपने उसमें पढ़ा था? कंफ्यूजन थी। आपने यस पढ़ा मैम, था? मैंने बाकी सारे जी जी मैम, मैंने बाकी सारा लेक्चर पढ़ा था, मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रही थी एक्चुअली। नहीं, आपने वो फिगर की डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी, डिस्क्रिप्शन जो थी? यस मैम, मुझे नीचे ब्लॉक था जी मैम, पढ़ी थी। हाँ ठीक है, इसमें कंफ्यूजन क्या हो रही है मुझे ये बता दें ताकि मैं उस पॉइंट को क्लियर मैम कर दूं। मतलब मैम राइटर्स क्या कुछ ऐड करेंगे, मतलब जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है वो ये है कि राइटर्स ऐड करेंगे, एडिटर्स कुछ एडिट मतलब एडिशन और डिलीशन कर सकते हैं, और रीडर्स सिर्फ जो मॉडिफिकेशन हुई है उसको रीड एक दफा करेंगे। मैम यही कंसेप्ट है? हाँ जी जी जी, बिल्कुल ठीक आपने समझी, यही बात है। जो रीडर्स है ना, रीडर्स आर द प्रोटीन्स और एंजाइम्स और अदर मे बी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स व्हिच कैन एक्चुअली रीड, which can detect and read some modification, ठीक है ना। और जो राइटर्स हैं दे हैव टू अटैच समथिंग बिकॉज दे आर राइटिंग, दे आर एडिंग समथिंग, ठीक है ना। सो वो कुछ ना कुछ अटैच करेंगे, फॉर एग्जांपल एसिटाइलेशन जो करेंगे, जो यानी हिस्टोन एसिटाइलेसिस जो हैं वो आपके राइटर्स हो गए। और अच्छा, अब ये कि राइटर्स कुड बी रीडर्स एज वेल, क्योंकि उन्होंने कोई सीक्वेंस फॉर एग्जांपल रीड करना है पर उसके ऊपर कोई चीज राइट कर देनी है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आपके पास होंगे एडिटर्स। अब एडिटिंग जब आप किसी भी चीज की करते हैं इन जनरल भी, सो व्हाट यू डू एक्चुअली, यू कैन आल्सो रिमूव एंड यू कैन आल्सो राइट, ठीक है।
कट भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं. So editors can have both functions. For example, if an enzyme is actually removing a methyl group, then that will be demethylase enzyme. ठीक है, तो वो editor है. ठीक हो गया ना, उसने edit कर दिया है. तो अब editor कोई और ऐसा भी हो सकता है जो attach भी कर सकता हो. ठीक है ना. तो editor can behave both as a writer and as an editor. जी वो हो सकते हैं सर. ठीक है, तो क्लियर हो गया जी. यस मैम, थैंक यू. थैंक यू. और कोई क्वेश्चन है किसी का पिछले लेक्चर में से? अगर नहीं है तो लेट मी शेयर यू द प्रेजेंटेशन. एक्सक्यूज मी मैम. जी बोलें. मैम ये जो हमने क्रोमेटिन की फोल्डिंग पढ़ी थी उसमें एक टर्म थी न्यूक्लियर स्कैफोल्डिंग. जी तो मैम न्यूक्लियर स्कैफोल्डिंग में एक चीज पूछनी थी कि ये जो 30 नैनोमीटर का फाइबर जो होता है, हाँ, तो मैम ये जो फोल्ड करके जो है वो किस प्रोटीन के साथ अटैच हो रहा है? ये जो न्यूक्लियर एनवेलप की प्रोटीन्स हैं उनके साथ अटैच हो रहा होता है? एक मिनट है. ये कौन सी हमने स्लाइड देखी थी जिसमें देखा था ये? मैम इससे आगे है. मैम इससे आगे है. आगे मैम इससे आगे ये वाली. मैम ये जो इससे पीछे था मैम 27 ये वाली ना. हाँ ये वाली. जी मैम इसमें ये देखिए 30 नैनोमीटर का फाइबर है. मैम ये किस पे, ये जो ग्रीन सा स्ट्रैंड बताया हुआ है ये कौन सा, मतलब ये क्रोमोसोम है एक्स्ट्रा जिसके ऊपर ये फोल्ड कर रहा है? नहीं, ये आपके पास यहाँ पे ना बहुत सारी प्रोटीन्स हैं. अभी हम इसको आगे तो पढ़ेंगे भी, हमने पेपर भी कवर करना है जीनोम ऑर्गेनाइजेशन का ना, तो उसमें हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियस के अंदर काफ़ी सारी प्रोटीन्स हैं जो उसका अपना स्केलेटन बना रही हैं. जैसे कि साइटोस्केलेटन होता है ना, एक्टिन प्रोटीन्स हैं, मायोसिन हैं, ये सारे फिलामेंट्स हैं, फाइबर्स हैं ना. तो इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी आपके पास न्यूक्लियोस्केलेटल प्रोटीन्स हैं, जैसे लैमिन प्रोटीन्स हैं, लैमिना बनाती हैं, न्यूक्लियर मैशवर्क बनाती हैं पूरा नेटवर्क अंदर ना. ठीक है, इस तरह से और भी प्रोटीन्स हैं. तो ये प्रोटीन्स जो है ना वो फिर एक तरह से टीदरिंग साइट्स प्रोवाइड कर देती हैं आपके जो ये हैं 30 नैनोमीटर फाइबर जो है ये क्रोमैटिन के स्टेट को ना. तो अब बहुत सारे लूप्स उनके साथ अटैच हो जाते हैं फिर. ठीक है, क्योंकि मैम इसमें लिखा हुआ है ना टीथरिंग टू द न्यूक्लियर एनवेलप एंड मैट्रिक्स. जी, अब मैट्रिक्स जो है ना, मैट्रिक्स आपकी वो प्रोटीन्स हैं जो मैट्रिक्स बना रही हैं. ठीक है, यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस को थिंक काइंड ऑफ बॉल. ठीक है, जिसके अंदर आपके पास इंटीरियर में ना बहुत सारी प्रोटीन के नेटवर्क से निकल रहे हैं, जैसे नहीं होती जाली टाइप होती है, बहुत सारे निकल रहे हैं, ब्रांचेस बना रहे हैं. ठीक है, अब आपके जो क्रोमैटिन है और जो पूरा जीनोम है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, और फिर इस लेवल पे वो क्या होता है कि डिफरेंट लूप्स बना के उनके बीच में इन बिटवीन जो स्पेसेस हैं वो फिट इन हुआ हुआ है जैसे. ठीक है ना. ओके. तो उसकी वजह से फिर अब बीच में एक तो न्यूक्लियर एनवेलप के साथ भी अटैचमेंट हेल्प हो जाएगी उसकी, और दूसरा फिर ये जो इंटरनल आपके पास प्रोटीन्स हैं जो मैशवर्क बना रही है उसके साथ उसका इंटरेक्शन होगा. ठीक है, तो अभी इस पे बहुत सारी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूड है, जो रिसर्च ऑनगोइंग है, तो हम इसको आगे फर्दर देखेंगे कि कैसे अटैचमेंट्स जो है ना वो हो रही हैं इसमें. ठीक है, ओके मैम, थैंक यू. Okay, so we stopped here. We were actually discussing the types of DNA modifications and histone modifications. जी मैम, अभी आपने बताया था कि editors can also be readers. नहीं, एडिटर जो है वो कट भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं. ठीक. ओके. पीछे हमने पढ़ा बायोटिनाइलेशन. जी मॉडिफिकेशन में मैम उसमें लिखा हुआ है कि जीन एक्सप्रेशन करवाते हैं, तो इसका क्या मतलब है? वो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन होती होगी फिर जीन एक्सप्रेशन है, या इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना. जी बिल्कुल, ये ऐसा ही है कि बायोटिन भी जो आपके पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये बाइंड करते हैं हिस्टोन टेल्स के साथ, उनकी मॉडिफाई करते हैं, तो उसके बाद ये दे आर एक्चुअली इंड्यूसिंग ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि बायोटिन को इटसेल्फ बायोटिन रिकग्नाइजिंग प्रोटीन्स होंगी जो रिकग्नाइज करेंगी और फिर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस उस जगह पे एक्टिवेट हो जाएगा. ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेंगी बायोटिन अटैचमेंट जो है ना. ठीक है, सो we were actually studying eukaryotic genome, and in that perspective we have seen different levels of organization.
ठीक है. Zoom in करते हैं तो you reach at 2 nanometer diameter of DNA alone without any protein, and when this DNA is wrapped around histone protein, then it makes a single nucleosome, ठीक है. And then many nucleosomes, they attach with each other, they make 30 nanometer fiber structure, and then 30 nanometer fiber structure is further actually folded, and it makes the final level of the chromosome, okay? But mostly the interface genome is organized in the form of 30 nanometer fiber, जो कि nucleus के अंदर loops की form में है. अच्छा, अब क्वेश्चन ये होता है कि when genome is so tightly packed, then how different molecular processes are going on. We already have studied that histone tails, they get modified, and the type of modification on histone tail actually determines the fate of the that particular region of the genome, whether that gene will be transcribed or that will be silenced or whatever, right? And then question arises that if we want to express a certain gene, then how the whole system should be open up, right? Because if it remains so tightly packed, then it's not easy to reach at the target DNA sequence, right? So that shows that the whole system should be open up. So the first thing was histone modifiers, enzyme which can modify the histone tails, and they can alter the interaction of histones with DNA, and they can open up the nucleosomal structure further. And second thing is chromatin remodeling, right? Chromatin remodeling is a more, you can say, dynamic process and more robust process. And it contains large complexes. We call them chromatin remodeling complexes. And these are large complexes which use the energy of ATP hydrolysis to displace and reposition nucleosomes, so thereby altering chromatin accessibility. So on this slide, people can see a single nucleosome is shown on the left side, and with the help of ATP energy, hydrolysis of ATP, the chromatin remodeling complexes, they can actually result in 4 types of changes. For example, they can slide the nucleosome, right? You can see that blue color is shown for histone, and the black lines are for DNA. So nucleosome particle can actually slide. It means that the histone tails, the histone proteins, they can change their position on the DNA, okay? So that's why the nucleosome particle is sliding. Then chromatin remodeling complexes can also actually remodel nucleosomes. They can separate, detach the histone proteins. And then it's also possible that this nucleosome displacement can also take place. The whole of the histone proteins are separated out, and the DNA becomes naked, right, free of any histone protein and exposed. And they can also result in nucleosome replacement. Nucleosome can also, the histone proteins can also bind other region of DNA, right, and then they can be replaced actually. So similarly, chromatin remodeling complexes, can also change a nucleosome position. So in the figure, you can see the blue circle regions are actually the histones carrying the individual nucleosomes, and the yellow color parts are shown here that this sort of change can also happen. Like histone proteins are actually, changing their position. And so when histone proteins are changing their position, that's ultimately the nucleosome has also changed its position, okay? So change in nucleosome composition, it also means that the types of histone proteins are also changed, and they can, it can happen that dimer loss can also happen, dimer replacement can happen, and nucleosome eviction can happen. It means that you can see in this figure that 2 of the nucleosomes are intact, but the central histone proteins are removed and the central nucleosome is gone actually. So the DNA is exposed over there. And similarly, changes in nucleosome conformation can also take place. Like you can say, because within the nucleus, we have to imagine these nucleosomes as a 3-dimensional entity. So change in their orientation or in their conformation is another important thing which can actually happen, which with the help of chromatin remodeling complexes. Okay. Similarly, DNA histone interactions can also be changed.
And histone interaction can also be changed. So what is the purpose of showing you all is that whenever certain region of genome they have to be expressed, then all these sort of changes can take place, right? At different positions or at different regions. Okay, so there are different classes of chromatin remodelers. And basically they are classified based on the protein motifs which are found in addition to the ATPase domain. So, or how the ATPase domain itself is structured. So in the next figure you can see here, they have shown the SWI SNF2 ATPase superfamily of chromatin remodeling complexes. And you can see here that because this is a superfamily, so it has subfamilies as well. So you can see that in the subfamilies, the ATPase domain has a different location, and then INO80 subfamily has 2 ATPases domains. So basically, the chromatin remodeling complexes, they are actually classified depending upon the type of ATPase domain and number of ATPase domain which is found in their structure. So they do have other binding domains. For example, you can see here a bromo domain, you can see SANT domain, and similarly you can see chromo domain, and then DNA binding domain. So all these other domains, they function in recognizing different changes on the chromatin, and the ATPase domain actually, what it does, ATP is actually, it hydrolyzes the ATP and it utilizes that energy in opening up the structure of the chromatin. So in the next figure, you can see that chromatin remodeling complexes, you can see that SWI subfamily and SIWI subfamily are shown here. And you can see that in comparison to yeast, human, and Drosophila, we can have a different number of players and complexity as well. For example, in SWI family, you can see in the yeast, there are so many different players which can actually interact with each other. That's why they have been called as complexes. Okay, these are not 1 or 2 or 3 proteins. These are multiple proteins. And in humans, you can see there are some are similar to their yeast counterparts, but some are different in humans. Okay, and similarly in Drosophila, you can see the differences as well. Similarly, in the ISWI subfamily, you can also see the differences in the 3 types of organisms. Okay, so there are certain shared characteristics of chromatin remodeling complexes. First is that they bind nucleosomes. So this is quite well, evident that in order to open up the chromatin structure, they have to bind nucleosomes. Okay, so all of the chromatin remodeling complexes in different organisms, they have to bind nucleosomes. And then the second point is that they are DNA dependent ATPases, because their ATP activity is dependent on DNA when they are bound with DNA, right? So they are not, their ATP activity has not been, shown when they are not bind with DNA. So they are having DNA dependent ATPase activity. And then they recognize histone modification. So this is an important point, okay? Why this is an important point? Because we already know that there are certain histone modifications which are there on their tails, okay, within the nucleosomes. So these chromatin remodeling complexes, they can recognize, they have ability to recognize those modifications, and they can work in, you can say, in coordination with the type of histone modifications. And then ultimately they can lead to gene expression or, silencing. And then their ATPase activity can be regulated. It means that sometimes they can switch off their ATP activity if it's not needed. So they can regulate it. And then last point is that they interact with other proteins. So this is quite, clear. In the previous figures, you also have seen that there are so many different proteins which are there. So they interact with other proteins as well. So that after their interaction, they are changing the fate of that particular region on the DNA.
Okay, so do you have any questions so far? No, मैम जी बोलें। मैम जो ये कॉम्प्लेक्सेस चेंजेस ला रहे हैं क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर्स में, ये रिवर्सिबल होते हैं या इरिवर्सिबल होते हैं? Yeah, that's a good question. These changes are actually both way reversible and these are not irreversible, because I told you already that you know, the whole genome is dynamic and it needs to modify, it needs to change its structure so that gene expression can take place. So these changes are not actually irreversible. They can be changed, they can be reversed. Okay. Okay, मैम जी मैम हमने पहले ये कहीं पढ़ा था कि जो रीमॉडलिंग होती है क्रोमेटिन की, ये इरिवर्सिबल होती है, जबकि हिस्टोन मॉडिफिकेशन रिवर्सिबल होती है। क्रोमेटिन रिमॉडलिंग जो है ना, अगर आपको देखें, you have to look into type of region of the genome. अगर आप किसी ऐसे रीजन की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपको कोई ख़ास जीन एक्सप्रेशन कराना है, ठीक है, और वो जीन एक्सप्रेशन स्विच्ड ऑन ही रहेगा, तो फिर तो ये उस टाइम के लिए इनको स्विच्ड ऑन ही रहना चाहिए, चेंज को रिवर्ट बैक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है और नाउ द सेल रियलाइजेस दैट दिस प्रोटीन शुड बी स्विच्ड ऑफ, तो फिर ये हो सकता है कि वो वापस उसको रिवर्ट कर दे, ठीक है। तो अगर आप इसको जनरल सिनेरियो में देखते हैं तो यू कैन से इन अ वे यस, लेकिन ये है कि इट डिपेंड्स, ठीक है, इट डिपेंड्स कि आपके पास सिनेरियो क्या आ रहा है। हो सकता है कि उसको आपको स्विच ऑफ करना पड़े, तो फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ आप लोग माइंड में रखिए कि पूरा जो जीनोम है उसमें ये जो चेंजेस है ना, अब आप इसमें टिश्यू स्पेसिफिसिटी, फिर ऑर्गन स्पेसिफिसिटी और ये सारी जो चेंजेस हैं इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, उनको माइंड में रखें, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि किसी पर्टिकुलर सेल टाइप में आपके पास उस रीजन में अगर वो प्रोटीन बननी है और एक दफ़ा वो ओपन हो चुका है, देन इट्स यू नो ओपन अप। लेकिन ये कि आप ये नहीं कह सकते कि ये हमेशा ये चेंज रिवर्सिबल है। एक दफ़ा अगर क्रोमैटिन स्ट्रक्चर ओपन हो गया है तो ये दोबारा से क्लोज नहीं हो सकता, आप ये नहीं कह सकते, इट्स नॉट 100%। आप उसे शेयर कर लीजिएगा जहां आपने पढ़ा है, हम उसको देख सकते हैं फर्दर, ठीक है। मैम ये हमें किसी टीचर ने बताया था। और मैम एक और क्वेश्चन है कि जो हमने अभी ये जो फैमिलीज पढ़ी हैं SNIF वाली, और उसमें हमने आगे डोमेन्स के बारे में पढ़ा है, तो मैम ये डोमेन्स क्या पर्टिकुलर रीजन को रेफर कर रही हैं कि ये जो उसको हम डोमेन कह रहे हैं, या डोमेन से यहाँ पे कोई और मतलब है? एक मिनट है, इस फिगर की बात करें जहाँ पे हमने ये देखा, ये जो है 45। अच्छा, ये जो हमने यहाँ पे शो किया हुआ है ना, ATPase डोमेन है, ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर में वो डोमेन जो है एग्जिस्ट कर रही है ना, ठीक है। ये इसका ये जीन है, पूरी सब फैमिली है, और इसके जो प्रोटीन्स है उसके अंदर ये पूरा एक डोमेन है, ठीक है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अगर आप देखते हैं ना, तो स्मॉल मोटिव्स भी हो सकते हैं और फिर उस मोटिव से बड़े साइज की थोड़ी डोमेन होती है, जो खास पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल जिसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। तो वो उसको हम यहाँ पे डोमेन कह रहे हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर जो रीजन आ रहा है। और फिर ये कि आप इसको कॉरिस्पॉन्ड कर सकते हैं ऑन द जीन लेवल भी, ठीक है। आप जीन का सीक्वेंस लें और आप उस पर लिखते हैं अच्छा ये रीजन है, ये इस प्रोटीन की उस डोमेन को जो एनकोड कर रहा है। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जब आप करते हैं ड्रॉ, तो उसको बताते हैं कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर ये डोमेन आ रही है डायरेक्ट। तो मैम ये जो ATPase डोमेन है, इसका मतलब ये बाइंड करती है, या ये तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर आ रही है ना, जो इस फैमिली के अंदर है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं, इनका फंक्शन क्या होता है मैम? ये आप अभी देखें डोमेन जी, ये ऐसा ये है कि देखिए आपकी कोई भी प्रोटीन है ना, जो थोड़ी लार्ज साइज की प्रोटीन्स होती हैं, उनके अंदर डिफरेंट रीजन्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब प्रोटीन का जो पूरा आपके पास पॉलीपेप्टाइड जो है चेन है वो है, तो अगर बहुत बड़ी प्रोटीन्स भी होती है ना, देयर आर लार्ज कॉम्प्लेक्सेस, उसमें एक रीजन जो है वो क्या कर सकता है कि ATPase डोमेन कॉरिस्पॉन्ड करता है। ये फाइल नीचे दे देना प्लीज।
तो जो इसका मतलब है कि उस प्रोटीन के उस डोमेन में ये फंक्शन है कि उसने एटीपी को हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है। एटीपी हाइड्रोलिसिस से आपको पता है कि एनर्जी जनरेट होती है। अब वो जो एनर्जी जनरेट होती है दैट विल बी यूज्ड इन स्लाइडिंग और इन मूविंग ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन फ्रॉम डीएनए, ठीक हो गया। तो अब इस पूरी प्रोटीन के अंदर आपके पास ये डोमेन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। इसकी जो दूसरी डोमेन होगी, अब देखें ना, एक ही प्रोटीन का एक रीजन जो है वो डीएनए को रिकॉग्नाइज कर रहा है और दूसरी साइड पे इसके पास एक ऐसा रीजन लगा हुआ है जिसने एटीपी को बाइंड करना है, फिर इसको हाइड्रोलिसिस करनी है, ठीक हो गया। अब मोस्टली जिन प्रोटीन्स को एटीपी बाइंड करता है और जो उसकी हाइड्रोलिसिस होती है उससे उनका स्ट्रक्चर चेंज होता है, और जब स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं माइक्रो लेवल पे तो वो इंड्यूस करती हैं किसी एक्टिविटी को, उनका फंक्शन एनहांस होता है ना। अगर उसने जो हिस्टोन प्रोटीन है उसको पुश करके साइड में धकेलना है लेट्स सपोज, तो फिर उसको एटीपी चाहिए, वो फिजिकल फोर्स उसने उसको वहाँ पे यूटिलाइज करनी है, ठीक है। तो एक ही प्रोटीन के अंदर आपके पास 2-3 डिफरेंट फंक्शन या डोमेन्स ऐसी हो सकती हैं जो फंक्शन परफॉर्म कर रही होंगी। क्लियर है? जी मैम, थैंक यू। मैम ये न्यूक्लियोसोम स्लाइडिंग और न्यूक्लियोसोम रिप्लेसमेंट में क्या फर्क है? अच्छा, न्यूक्लियोसोम स्लाइडिंग, असल में रिप्लेसमेंट स्लाइड का मतलब ये है कि आप का किसी प्रीवियसली किसी जगह पे जो हिस्टोन जो प्रोटीन्स है ना, उन्होंने डीएनए का कोई और रीजन कैच किया हुआ था, ठीक है। तो वो अपनी जगह छोड़ के उन्होंने नेक्स्ट और रीजन को, मतलब एक दफा दोबारा वो खुल गई वहां से और फिर नया रीजन लेके तो उन्होंने बाइंड कर लिया, उधर स्लाइड हो गई। तो स्लाइडिंग हम उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं इसको। और रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि वो स्लाइडिंग जो है वो थोड़ा क्लोज रीजन में स्लाइड होता है, लेकिन एक रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि वहां से बिल्कुल हटके किसी नए रीजन में ही जाके तो वो बाइंड कर रही है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। जी कोई और सवाल? मैम ये कॉम्प्लेक्सेस तो मैम डिफरेंट प्रोटीन्स के जो है वो 2-3 प्रोटीन्स अगर मिलकर कोई काम कर रहे हो तो हम कहेंगे ये प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है। जी ठीक है। तो मैम यहाँ पर ये एक ही प्रोटीन है जो कि स्लाइडिंग भी करा रही है या जो है वो उसको रीमॉडलिंग, मतलब जितनी भी रीमॉडलिंग है उसको जो है वो प्रपोज कर रही है। तो सर मैम हम जो है वो एक नहीं है, पहले आप क्लियर कर दूं मैं, एक प्रोटीन नहीं है। आपने ये जो स्लाइड की बात करें ना, क्रोमैटिन रीमॉडलिंग हमने लिखा है, ठीक है। इसमें आपके पास एटीपी डिपेंडेंट क्रोमैटिन रीमॉडलिंग का प्रोसेस लिखा है ना, एक प्रोटीन का नाम नहीं लिखा हुआ और ना यहाँ पे शो हो रहा है। ये तो जस्ट फिगर में आपको एक इन जनरल सा आइडिया दिया हुआ है कि जो क्रोमैटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वो क्या क्या कर सकते हैं ना, उनका रिजल्ट क्या क्या हो सकता है। ओके मैम, यानी वो प्रोटीन का पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा। जी 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 जी, वो पूरे कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो हाँ अकेले काम नहीं कर सकती, पूरे कॉम्प्लेक्सेस हैं वो, ऐसे ही। और उस पे मैम डोमेन्स होंगी ये सारी, एटीपी डोमेन या ब्रोमो डोमेन, क्रोमो डोमेन। जी हम जो क्रोमैटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। अब उसमें हम ये कह रहे हैं कि डिफरेंट फैमिलीज है ना, ठीक है। अब आप अगर देखते हैं कि जो SWI फैमिली है, ATP सुपर फैमिली हम कह रहे हैं इसको, ठीक है। ये दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ वन सुपर फैमिली ऑफ क्रोमैटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस, ठीक। इसकी आगे से फर्दर 4 सब फैमिलीज हैं, ठीक हो गया। अब आप ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर वाली को देख लेते हैं, SWI SN2 सब फैमिली, उसकी जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब ये सब फैमिली का मतलब है कि इसमें कई प्रोटीन्स होंगी, ठीक है। ये एक प्रोटीन का उन्होंने सिर्फ यहाँ पे शो किया हुआ है कि इस सब फैमिली के अंदर ये ऐसी प्रोटीन में ये फीचर्स होंगे कि ATPase डोमेन भी होगी उसमें, इसमें ब्रोमो डोमेन भी होगी जो कि डीएनए को रिकॉग्नाइज कर सकती है, या फिर या डीएनए के किसी मॉडिफिकेशन को जो रिकॉग्नाइज कर सकती है, मिथाइलेशन हो गई, एसिटाइलेशन, ठीक है। तो जो बाकी है उनमें जैसे ATPase डोमेन है, फिर सेंट डोमेन है, कोई दूसरी डोमेन है, ठीक हो गया। तो अब ये सब फैमिलीज तो हैं, लेकिन अब ये सब फैमिलीज फर्दर प्रोटीन्स के साथ, एडिशनल प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्शन करके तो फिर प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करने के लिए। ओके मैम, यानी मैम सबने मिलके जो है वो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए सेगमेंट को एक्सपोज कराना है पॉलीमरेज के लिए। जी बिल्कुल। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो जी बोलें मैम, ये जो आपने न्यूक्लियोसोम एविक्शन बताया, इसमें आपने ये बताया कि प्रोटीन्स एक्सपोज हो जाती हैं। प्रोटीन नहीं, हिस्टोन्स निकल गई ना, इविक्ट हो गई ना, उसने उस जगह को खाली कर दिया, ठीक है। हिस्टो देखो ना आप ऊपर जो शो हुए हुए हैं, 3 न्यूक्लियोसोम शो हुए हैं, तो जो लास्ट जहाँ पे न्यूक्लियोसोम इविक्शन शो किया हुआ है वहां पे सेंटर में से हिस्टोन प्रोटीन्स रिमूव हो गई ना, ठीक है।
जब वो रिमूव हो गई है तो इसका मतलब है कि ये रीजन एक्सपोज हो गया। अब एक्सपोज हो गया रीजन तो इसका मतलब है डीएनए सीक्वेंस एक्सपोज है। अब कोई भी जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या कोई रेगुलेटर जो है वो आके तो इसको बाइंड कर सकता है। ठीक है, ठीक है। और मैम ये जो डाइमर लॉस है इसके अंदर भी इसमें आपको पता है हिस्टोन, जी हिस्टोन की बात हो रही है। हिस्टोन प्रोटीन्स पता है डाइमर्स है, H2 है, H3A, H3B, H4, H3, ये आपस में बाइंड करके तो फिर इंटरेक्शन कर रही है, न्यूक्लियोसोम पार्टिकल पूरा बना रही है ना। ठीक है, तो उसमें से ये पॉसिबल हो सकता है कि 2 हिस्टोन निकल जाएं। जब वो निकल जाएंगी तो ऑब्वियसली उस जगह पे हिस्टोन और जो डीएनए का इंटरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, उसकी डायनामिक्स चेंज हो जाएगी, वो वैसे टाइटली बाउंड नहीं रहेगा, ओपन अप हो जाएगा थोड़ा सा। और मैम ये जो लास्ट में भी आपने बताया शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रोमैटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस, मैम इसमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं ओवरऑल हमें बताना क्या था? ये बताना चाह रहे हैं कि अभी तक डोमेन है और न्यूक्लियोसोम बाइंड करता है, पर इससे हम क्या कंक्लूजन ले सकते हैं? आप ये कंक्लूजन लेते हैं कि जितने भी क्रोमैटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस है ना उनमें ये सारे फीचर्स जरूर मौजूद होंगे। ठीक है, they would be having all these characteristics. They have to bind to nucleosomes, they are ATP dependent, DNA dependent ATPases, they recognize histone modifications, ठीक है, they ATP's activity can be regulated and they interact with other proteins. तो ये सारे features जो है ना ये chromatin remodeling complexes के अंदर मौजूद होते हैं और उसकी वजह से फिर वो help कर सकते हैं chromatin को open up करने में। Thank you, ma'am. ठीक है, okay, so in this figure, this is actually chromatin remodeling model. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया है, इसमें बड़ा कर देती हूँ आपको बेहतर नजर आएगा। अच्छा, so there are different steps and you can all see it very well that right from the beginning at the left side we can see that there are nucleosomes, right? 1, 2, 3, 4 nucleosomes are shown here, and these purplish color is the DNA, and the central yellow, you can see some yellow regions or purple, the histones are shown inside. So nucleosome particles are shown here, and you can see that the region where the blue color is shown on the DNA and blue color oval structure is shown, and it's written transcription factor. So you can see here that definitely there would also have been some histone proteins over there or nucleosome over there, but that is actually removed and this region is exposed. The blue region on DNA is recognized by some transcription factor. Okay, and after its recognition in the step 1, then you can see what is happening in step 2. Some co-activator that can interact with the blue color transcription factor, it comes and it performs its function. And actually co-activators, the co-activators, they can also have some modification on the tail. So in the third you can say subfigure, you can see the black colored dots which are shown over there, right? So what these black color dots are shown, the acetylation, right? Acetylation of lysine residues in the histone tail. So now comes the remodeling engine. Okay, remodeling complex or remodeling engine. It's only 1 or 2 proteins are shown here, but due to simplicity, but actually or in reality there are multiple players. So what this chromatin remodeling engine is doing here, it's recognizing the histone, the modification on the histone tails. Okay, so it means that it is a kind of reader, okay, which can recognize the histone tails modification. And after its recognition, what it's doing actually, the fourth step is shown that ATP dependent remodeling of the chromatin structure to expose the binding site for RNA polymerase or for other factors. So you can see when after recognition of acetyl tails, this has changed the position. Okay, so now you can see the purple color region that was in the previous figure, it was bind with the nucleosome, is now being exposed, right? So it's also written over here, exposed site. So because of the activity of this chromatin remodeling engine, the purple region of a sequence of DNA is now exposed. And this exposed region was a kind of binding site for maybe RNA polymerase 2 or maybe for some other transcription factor. So in this way,
through a series of steps and interaction of histone chromatin remodeling complexes, you can see that certain region of genome gets exposed, and then it gives a kind of exposed surface for interaction of other proteins, right? So then finally RNA polymerase can come and it can be recruited to start the process. So is this process clear? It's not very difficult, by the way. Okay. Similarly, you can also see the same mechanism with more, condensed chromatin. So you can see that chromatin remodeling complex, one superfamily, it can come and it can bind to a certain region of the condensed chromatin. And once it binds, it can actually make some modification, right? They can modify the histone tails. So after the modification of histone tail, they can become open up, okay, expose the region, and then, after its interaction, the whole of the 30 nanometer fiber, it can get further opened up, right? And more histone tails can get modified, acetylated, and then, the whole 30 nanometer fiber can open up, and then now you can see different transcription binding recognition factors. They can come and they can recognize the DNA, and ultimately their recognition will be activating other mediators and transcription complexes. And once they are there, then they will start the pre-initiation complex and start the whole process of transcription. So is the whole process or mechanism clear to you? मैम हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज भी क्रोमैटिन रीमॉडलर के तौर पे काम करता है? That can function. वो असल में ये होता है कि जो हिस्टोन टेल की मॉडिफिकेशन करेंगे ना, वो आपके हिस्टोन मॉडिफाइंग एंजाइम्स होंगे, ठीक है? तो वो एक दफ़ा जब हिस्टोन टेल को मॉडिफाई कर देंगे, एसिटाइल ग्रुप अटैच कर देंगे, तो क्या होगा, फिर जो रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आएंगे, क्योंकि वो ये इन मॉडिफिकेशंस को रिकग्नाइज कर सकते हैं, तो फिर वो आके अपना फर्दर प्रोसेस करेंगे, ठीक है? वो हम उनको डायरेक्टली नहीं कह सकते, दे वर्क इन कंजंक्शन विद क्रोमैटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है? तो असल में तो जो हिस्टोन टेल की मॉडिफिकेशन हो गई है एसिटाइलेशन वाली, वो हिस्टोन एसिटाइलेजेस ने की है ना, ठीक है? वो एंजाइम्स ने की है, तो वो उसकी रिकग्निशन बाद में वो करेंगे, जो आपके ये हैं रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो करेंगे। मैम यानी ये जो है वो अटैच होने के बाद ये उसे मतलब स्लाइड किस तरह, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि स्लाइड किस तरह कराते हैं, या प्रॉपर न्यूक्लियोसोम शिफ्ट किस तरह करते हैं? देखिए, जब ये आप पहले ये चीज समझ लेना, जब आपको ये पता चल जाएगा कि जब एसिटाइल जो ग्रुप है वो जब हिस्टोन के टेल्स पे अटैच होगा, तो आपने उस पॉइंट को समझने की कोशिश करें कि जब भी कोई मॉडिफिकेशन होगी किसी भी प्रोटीन पे, तो वो उसके स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगी, ठीक है? तो अगर अब एसिटाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं आप टेल के साथ, तो क्या करेगा, जो हिस्टोन और डीएनए की आपस की इंटरेक्शंस हैं जो काफी स्ट्रांग होती हैं, वो लूज हो जाती हैं। जब वो लूज होती हैं तो फिर वो स्ट्रक्चर ओपन अप होता है, ठीक है? अच्छा, अब दूसरी बात ये कि चूंकि अभी बहुत सारी इस बारे में हम इसको कोई विजुअलाइज नहीं कर पाए सही तरह से कि हम इसको देख के ये बता सके एग्जैक्टली, क्योंकि इससे बहुत सारी फिजिक्स इन्वॉल्व है। मैं 1-2 लेटेस्ट पेपर्स पढ़ रही थी जिसके अंदर उन्होंने कुछ मॉडल्स प्रपोज किए हुए थे कि किस तरह से वो प्रैक्टिकली जो क्रोमैटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वो इनको न्यूक्लियोसोम के गिर्द जो डीएनए को रैप हुआ है उसको कैसे सेपरेट करती हैं, बिकॉज दे नीड एनर्जी फॉर दैट, ठीक है? तो इसीलिए क्रोमैटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वो एटीपी डोमेन उनकी है, एटीपीएस डोमेन, के वो एटीपी की जो एनर्जी है वो यूज करके उसको पुश करते हैं प्रॉपर, ठीक है? प्रॉपर मूवमेंट करते हैं, तभी वो एक्सपोज होते हैं साइड। ये आप देखें ना कि डीएनए ये तो वैसे ही जैसे आप किसी भी रस्सी को किसी पत्थर के साथ रैप करके देखें, फिर आपने इसको जब ओपन करना है तो आपको कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, वो स्ट्रक्चर ओपन होगा, ठीक है? तो सिमिलरली यहाँ पे आपके पास जब न्यूक्लियोसोम सिंगल पार्टिकल है, जब उसकी मॉडिफिकेशंस होगी तो वो क्या होगा, वो उसकी मॉडिफिकेशंस ही उसको मॉडिफाई करेंगी और उसका स्ट्रक्चर चेंज करेंगी, ठीक है? और उसके बाद ये फिर ओपन होगा, फिर पूरा प्रोसेस इसका नजर आएगा आपको। ठीक है, ये साया क्लियर हो गया? यस मैम। अच्छा,
इसके बाद हमारे पास ऑलमोस्ट ये जो क्रोमैटिन रीमॉडलिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो तो इसमें बेसिकली आपको इतना अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे सब चेंजेस हो रही हैं और इस तरह से दे एक्चुअली how they know that this whole process is going on or how these chromatin remodeling complexes are important, they can use different techniques to understand that. ठीक है, जैसे म्यूटेशनल एनालिसिस हो सकता है कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जो SWI या SNF कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके जो जीन्स हैं उनमें म्यूटेशंस कर दें, अगर सैक्रोमाइसिस सेरेविसी में काफ़ी सारे एनालिसिस उन्होंने किए हैं जिससे इनको भी पता चला कि ये क्रोमैटिन जो का प्रोसेस जो है ना रीमॉडलिंग का ये इंपॉर्टेंट है, और अगर ये नहीं इन जीन में म्यूटेशंस आती हैं तो फिर ये पॉसिबल नहीं होता कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हॉल्ट कर देगा। इसके अलावा ना सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन बल्कि रेप्लिकेशन में भी ओपन अप होना है, रिकम्बिनेशन के अंदर ओपन अप होना है, रिपेयर के अंदर जहाँ पे भी क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर को ओपन अप होना है, डीएनए की रिपेयर होनी है, वहाँ पे ये इनकी ज़रूरत पड़ेगी। माइक्रोकोकल न्यूक्लियस डाइजेशन से पता लग सकता है। ठीक है, अब ये इसमें क्या होता है, माइक्रोकोकल न्यूक्लियस डाइजेशन ये है कि whenever some protein has already bind with DNA, other protein cannot actually interact with the DNA. So it means that the enzymes which can digest, which can recognize a certain region of DNA, if some protein, for example, some chromatin remodeling complex is bound with that region, then it means that the enzyme active site on DNA is not exposed. It's bound already, right? So that protein is protecting the binding site of the enzyme. So when we cut the when we treat the genome with the micrococcal nucleases, the regions which are actually already where proteins are already bound will be protected. Okay, and when we try to run those regions of the genome on the gel, then we can later on separate the protein that is bound with the gel on the DNA, and then we can sequence that region and we can show, okay, these are the regions where chromatin remodeling complexes or other proteins are actually binding. These are binding sites for these complexes as well. And then X-ray studies, through X-ray diffraction studies, we can also try to look into the structural perspectives, then electron microscopy, and then different bioinformatics tools. They can also help us in understanding that how this nucleosome particle is going to be open up. Okay, so in summary, we can say that the structural organization of chromosomes varies in prokaryotes and eukaryotes, with much more complexity in eukaryotes. Then DNA is G. मैम ये माइक्रोकोकल न्यूक्लियस का प्लीज रिपीट कर दे। इसमें समझ क्या नहीं आया रुबान? मैम मुझे ना ये सही समझ नहीं आया, ये क्या कर रहा है, किस तरह से ये हम एक्चुअली अच्छा इसमें हम देखना ये चाह रहे हैं ना कि अगर मैं ये देखना चाहूँ कि जीनोम में किसी रीजन पे क्रोमैटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स बाइंड किया हुआ है, ठीक है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि वो जो रीजन है जीनोम का उस पर ये बाइंड किया हुआ कि नहीं किया? तो माइक्रोकोकल न्यूक्लियस डाइजेशन जो है वो करवा के तो हमें ये पता चल सकता है, ठीक है, ना सिर्फ क्रोमैटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस बल्कि और प्रोटीन्स भी ना जो डीएनए को बाइंड करती हैं, हम उनकी भी प्रेजेंस का इससे आइडिया लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि आप क्रोमैटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज जनरेट करा के वो उनको बाइंड की हुई हो, और उसके बाद आप जो आपका जीनोम है, ठीक है, जब आप उसको आइसोलेट ऐसे करें कि वो क्रोमैटिन की स्टेट में ही आइसोलेट करें ना उसको, तो उसमें क्या होगा कि जो प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल अगर ये क्रोमैटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस ही डीएनए को बाइंड किए हुए होंगे, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है ना, तो जब आप उस रीजन को या उस बड़े पार्ट को इन एंजाइम से, जो न्यूक्लियसेस होते हैं, न्यूक्लियसेस का क्या काम होता है, दे एक्चुअली डिग्रेड द डीएनए, ठीक है, डीएनए को कट लगाते हैं ना वो, लेकिन अगर जब इनकी अपनी जो एक्टिव साइट होती है, जो रिकग्निशन साइट है डीएनए के ऊपर, वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है किसी और प्रोटीन से, तो ये क्या करेंगे, ये उसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे। तो जीनोम में जहाँ जहाँ पे डीएनए फ्री होगा वहाँ पे तो न्यूक्लियसेस उसको कट कर देंगे, लेकिन जहाँ पे वो ऑक्यूपाइड होगा किसी प्रोटीन से तो वहाँ पे वो कट नहीं लगा सकेंगे क्योंकि वो तो साइट उनकी ऑक्यूपाइड हो गई है। तो फिर क्या करेंगे आप फिर उस जो डाइजेशन प्रोडक्ट्स होंगे सारे आपके, उनको आप जेल पे रन करेंगे और फिर आप वहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं कि अच्छा ये वाले रीजन्स थे जहाँ प्रोबेबिलिटी थी कि आपके जो प्रोटीन्स थे या क्रोमैटिन मॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस जो थे ना वो बाइंड किए हुए थे। तो उससे आपको आइडिया हो सकता है कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ बाइंड कर सकते हैं जीनोम में।
मैम मतलब ये कि जहाँ पे क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स बाइंड किए हुए हैं उनकी वजह से ये उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा। नहीं करेंगे जी, बिल्कुल। तो फिर हम उसको ना बैंड पैटर्न डिफरेंट आ जाएगा। जी 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 एग्जैक्टली, बैंड पैटर्न डिफरेंट आएगा, फिर हम उसकी सीक्वेंसिंग करा सकते हैं और फिर हमें पता चल सकता है कि ये रीजन्स थे जहाँ पे वो बाइंड किए हुए थे, और फर्दर फिर हम एनालिसिस लोग जो वो करते हैं उसका, ठीक है। लेकिन एक डेफिनेटली ये टेक्निक्स जो है ना, आप इनको इन कंजंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स अप्लाई करके बहुत सारी इन टेक्निक्स में पहले यूज़ कर सकते हैं पिन डाउन करने के लिए, फिर आप एक्सरे स्टडीज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आजकल खासतौर पे जो क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है ना, वो भी काफ़ी यूज़ की जा रही है आजकल डिटेल्स, फाइन डिटेल्स देखने के लिए। हो गया क्लियर? यस मैम। जी ओके, तो समरी में हम देखे थे कि यू नो डीएनए इज हाईली पैकेज एंड to fit in a small volume. The nucleosome is the defined structural unit of eukaryotic chromosomes, and chromatin modification and remodeling play important roles in regulation of expression of genes not easily accessible by cellular machinery. ठीक है ना? So cellular machinery को जो भी regions हैं वो accessible नहीं है, जो silence है, highly packed हैं, उनको open up करने के लिए chromatin remodeling complexes जो है ना, या फिर chromatin modifications वो उनकी ज़रूरत पड़ती है। So mutation in chromatin regulatory elements can have severe effects. अगर हम chromatin के जो regulatory regions हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर mutations करते हैं तो फिर severe effects हो सकते हैं, क्योंकि क्या होगा कि chromatin remodeling complexes फिर अपने targets को bind नहीं करेंगे। And SWI-SNF is the most studied remodeling complex. ठीक है, there are many, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो study किए गए हैं वो ये हैं। By the way, yeast में बहुत ज़्यादा studies हुई हैं इसमें, क्योंकि वो easy model system है eukaryotes के लिए। So readings आप मज़ीद कुछ करना चाहें तो बुक्स में से कर सकते हैं। और this was all about the chromosome organization and then dynamic nature of chromosomes या chromatin, ठीक है, जिससे आपको ये पता चल सकता है कि changes कैसे आ सकते हैं chromatin के structure में। ठीक है, एक तरफ हम पढ़ते हैं कि they are highly you know condensed and packed, और दूसरी साइड पे हमें ये भी देखना है कि how the molecular machinery is actually helping in open up the tightly packed chromatin and how the whole process is taking place. ठीक है, so I'm sure आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम इसमें भी क्वेश्चन हमारा कर लेते हैं, वरना फिर मैं आपको अगला जो हमारा पेपर है, जिस तरह हमने प्रोकैरियोटिक जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में पेपर हमने कवर किया है, इसी तरह हमारा यूकैरियोटिक जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में भी पेपर है, जिसको हमने देखना है कि इनसाइड न्यूक्लियस कैसे जीनोम जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है। एनी क्वेश्चन? एहसन रजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? एहसन? वो किधर है? नहीं तो अच्छा, लॉकडाउन में वैसे नेट तो नहीं बंद करते, हमारा भी सेक्टर रहा है 2 हफ्ते के लिए। नहीं मैम, कुछ एरियाज में इंटरनेट भी बंद कर देते हैं। सीरियसली? यस मैम, हमारे एरिया में भी कल से बंद है, तो हम लोग डेटा यूज कर रहे थे क्लास के लिए। अच्छा, तो ये क्या वजह है? वैसे वायरस तो नेट से नहीं ट्रांसफर होता। मैम पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, सिग्नल्स भी नहीं आते हैं कभी कभी। नहीं, कुछ और रीजन होगी, ये नहीं हो सकता कि 2 हफ्ते के लिए वो नेट ही बंद कर दें। हमारा भी कम जी। ये तो नेट ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा, ऊपर वाला में अकल ज्यादा है, तो हमारे अंदर तो बिल्कुल ही नहीं है ना। मैम सर्वर की क्लासेस होने के चांसेस हैं या ऑनलाइन मिलेगा?
मेरा तो नहीं ख्याल लगता मुझे कि फिजिकल क्लासेस का कोई सीन है, मुझे तो नहीं लगता, मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रही। मैम अभी तक 11 अप्रैल तक का कहा है ना, उसके बाद ऑन कैंपस होगा या अभी उसके बाद भी ऑनलाइन? मुझे नहीं लगता कि देखिए मुझे नहीं लगता कि ऑन कैंपस होगा। वजह उसकी ये है कि आप देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया ना रेट इसका, तो मुझे नहीं लगता। तो मैम ये फिर बार बार थोड़े दिन बाद मीटिंग करके थोड़े दिन का एक्सटेंड देते हैं, फिर मीटिंग अब 11 को फिर एक मीटिंग करेंगे, फिर कहेंगे कि इतने दिन के लिए, तो एक ही दफा मैम बता दें कि ये 2 महीने के लिए, इतने महीने के लिए जब लॉकडाउन है या नहीं खुलेगी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस। वो इसलिए नहीं कर सकते कि देखो सिचुएशन वेरी करती है।